हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों, इससे पहले मैं आपको 2023 का सीबीएसई का पेपर सॉल्व करवा रहा था, जिसकी 4 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। और उन 4 वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने ट्राई कर लिया, 30 के ए पार्ट तक। यहाँ पे 30 के बी पार्ट से हम लोग क्वेश्चन आगे ट्राई करेंगे। आगे 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें बहुत सारा डिस्क्राइब करना पड़ता है, काफ़ी बड़ी उनकी थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बी पार्ट की। 30 का बी पार्ट ये है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी टू वोल्टेज वी। The battery is disconnected and an uncharged capacitor B of capacitance 2C is connected across A. Find the ratio of final charge on the A and B or total electrostatic energy stored in A and B finally and that stored in A initially. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर ए है। ठीक है, ये एक कैपेसिटर है, इसका नाम उन्होंने दे दिया ए, और कहा इसको जोड़ा गया है V वोल्ट की बैटरी के साथ और इसको चार्ज कर दिया गया। इसकी कैपेसिटी बच्चों C है। अब समझो बात को, V वोल्ट से जोड़ा, C कैपेसिटी है, तो इस पर चार्ज कितना गया होगा सोचो, CV। Q बराबर क्या होता है, CV। तो इसका मतलब इसमें जो इनिशियल चार्ज होगा वो क्या होगा, CV होगा, और जो इनिशियली इसमें एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी बताओ, हैं? इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। ठीक है, कितनी होगी भाई, तो ये होगी यू आई बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी, हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी, इतना हो गया। आगे बच्चों कह रहे हैं कि इसको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब यहां से हटा दिया गया। तो ये तो इनिशियल डायग्राम हो गई, ये इनिशियल सिचुएशन हो गई। ठीक, जब फाइनल की बात की जा रही है तो वो क्या बोल रहे हैं कि इस बैटरी को यहाँ से हटा दिया गया, मतलब ये कैपेसिटर अब ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, इसमें लेकिन चार्ज आ चुका है ना, इस प्लेट पे पॉजिटिव इधर नेगेटिव ऐसे आ चुका है। इसके साथ में, इस चार्ज कैपेसिटर के साथ में एक 2C कैपेसिटी का एक कैपेसिटर और जोड़ दिया गया, B वाला कैपेसिटर। लेकिन कहा गया ये अनचार्ज है। ये जो 2C कैपेसिटी का कैपेसिटर है कैसा है, अनचार्ज, मतलब इसमें चार्ज था और इसमें चार्ज नहीं था। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ चार्ज डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। कुछ चार्ज यहाँ से निकल के इस वाले कैपेसिटर में आ जाएगा, क्या, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आ गया। और ये चार्ज कब तक यहाँ से यहाँ आता रहेगा सोचो, जब तक दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। मान लेते हैं कि इनको हमने जब रिकनेक्ट किया, बैटरी से हटा के ऐसे जोड़ दिया एक 2C को, तो इस पे जो वोल्टेज है वो V डैश हो गया, तो इस पे भी तो वोल्टेज V डैश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मान लेते हैं इस सिचुएशन में इसमें चार्ज बचा QA और इसमें चार्ज क्या बचा है, QB। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इन फाइनल सिचुएशन और हमसे पूछा क्या गया है इसमें, ये भी तो समझो, हमसे पूछा गया है कि फाइनल सिचुएशन में A पर कितना चार्ज होगा अपान B पर कितना चार्ज होगा, रेशियो बताना है A और B के चार्ज का। दूसरी चीज हमसे पूछी गई है कि जो फाइनल एनर्जी स्टोर होगी A और B में मिला के अपान एनर्जी करो इनिशियल वाली, तो इनिशियल एनर्जी निकाल दी, उसको फाइनल में डिवाइड कर देंगे, फाइनल वाली से इसमें डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेन हमारा टारगेट है कि पहले हम दोनों का चार्ज निकालें और फिर टोटल एनर्जी निकालें, फिर उस एनर्जी में से इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सोचो बच्चों, तो इन फाइनल सिचुएशन क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच कैपेसिटर विल बी सेम, सो
QA/C इज इक्वल टू QB/2C। भाई देखो इसका वोल्टेज क्या होता है, तो V बराबर फार्मूला होता है बच्चों Q/C, तो इसका वोल्टेज क्या होगा Q/C, इसका क्या होगा Q/ जो भी कैपेसिटी है 2C है तो 2C। बहुत बढ़िया। तो QA/QB तो आपको निकलता हुआ दिख रहा है, ये C उधर ले जाओ, QB को नीचे ले आओ, तो क्या आएगा C/2C, या हम कह सकते हैं कि QA/QB इज इक्वल टू आ गया 1/2। ये तो रेशियो आ गया क्या, चार्जेस का, जो फाइनल चार्ज ए और बी पर होंगे उसका रेशियो। अगली चीज हमसे पूछी जा रही है कि फाइनल एनर्जी अपान इनिशियल एनर्जी। तो पहला हम काम करेंगे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो लिखेंगे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फाइनली। तो देखो फाइनल कंडीशन में अगर बात करो तो इस कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटी कितनी बन गई है, C+C 2C, यानी कि कितनी बन गई है 3C। और नेट चार्ज कितना है, दोनों को अगर हम मिला दें तो QA और प्लस QB जब भी करोगे तो वो नेट चार्ज किसके बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि जो टोटल चार्ज था वही तो यहाँ डिवाइड हुआ था, यहाँ कोई बैटरी तो लगी नहीं थी जिसने अलग से चार्ज दे दिया होगा, तो जो A पर इनिशियल चार्ज था वही अब दोनों में डिवाइड हो गया है। यानी कि इस कॉम्बिनेशन पे नेट चार्ज कितना है, Q है, और नेट कैपेसिटी कितनी है 3C है। ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी फाइनल कंडीशन में, ठीक है, UF से लिख रहा हूं, तो ये बराबर आएगी हाफ Q² नेट चार्ज का स्क्वायर अपान नेट कैपेसिटी कितनी है C+2C, यानी कि आ जाएगा हाफ Q² अपान 3C। बहुत बढ़िया। हमको तो बच्चों रेशियो चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या आएगा भाई, ये आएगा UF/UI। तो क्या आएगा बताओ, हाफ Q² अपान 3C, और अपान में आएगा तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि Q² अपान 2C। देखो C2 ये कट गए, Q² कट गया, तो क्या आ गया 1/3। सो द रेशियो ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी टू इनिशियल एज, तो UF/UI कितना आ गया, ये आ गया 1/3। बहुत बढ़िया। और QA/QB कितना आ गया बच्चों 1/2। तो ये हमारे आंसर हो गए, इनको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। हाइजेंस प्रिंसिपल को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो पहला पॉइंट इनका ये कहता है ऑल द पार्टिकल्स सिचुएटेड एट द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ न्यू सेकेंडरी सोर्स। इन्होंने बताया कि जितने भी इस पे पार्टिकल हैं किसी वेव फ्रंट पे, जैसे ये सारे पार्टिकल एक नए सोर्स की तरह काम करते हैं। कैसा काम करते हैं, न्यू सोर्स की तरह। ठीक है, अब जब नए सोर्स की तरह काम करेंगे तो ये सब लाइट वेव इमिट करेंगे। क्यों भाई, तो इन्होंने कहा कि ऑल द पार्टिकल्स अराउंड अ सोर्स present at a wavefront behaves like new source of light and they emits the light wave of same frequency and velocity in forward direction। और वो क्या करते हैं, यहां से लाइट वेव फिर से इमिट करते हैं। इसका मतलब इसने ऐसे ऐसे सब चारों तरफ वेव प्रोड्यूस की थी, वो ये सारे पार्टिकल अब क्या करते हैं, अपनी अपनी एक वेव प्रोड्यूस करने लगते हैं। किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये सारे जो पार्टिकल हैं वेव फ्रंट पे वो सब एज ए सोर्स ट्रीट करते हैं और सब एक एक वेव अपनी प्रोड्यूस करने लगते हैं। ठीक है, और इन्होंने ये भी माना कि ये जो सेकेंडरी सोर्स बन रहे हैं, इन सोर्स को इन्होंने क्या बोला, सेकेंडरी सोर्स बोला। और इन सोर्स से जो लाइट वेव का इन्होंने इमिशन माना, इनको इन्होंने माना कि ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट होते हैं। क्या होते हैं ये, सेकेंडरी वेवलेट। इसीलिए हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट भी बोला जाता है। ठीक है, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो इन्होंने कहा कि ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं ये सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं जिस स्पीड से
प्राइमरी वेवलेट ट्रेवल कर रही थी, मतलब यहां से जो लाइट वेव निकली थी वो क्या थी, वेवलेट्स थी, और उन वेवलेट से यहां पे बना एक वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट क्या करता है, एज ए सोर्स बिहेव करता है, और वो एक वेव फिर से क्या करता है, सारे पार्टिकल वेव अपनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूअस वेव प्रोड्यूस करते हैं, और सबसे बड़ी बात है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन करते हैं, आगे की तरफ, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ ऑल वेव्स या स्पीड ऑफ ऑल सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेवलेट जो प्रोड्यूस हुई, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं कि ये आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं विद द सेम स्पीड एट द ओरिजिनल वेव, जो ओरिजिनल वेव यहां से प्रोड्यूस हुई थी उसी स्पीड से ये आगे बढ़ती है, ठीक है। एंड दीज सोर्स आर प्रोड्यूस द स्फेरिकल वेव फ्रंट, और यहां से जो ये सोर्स वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्फेरिकल। इसका मतलब सेकेंडरी जो सोर्स है वो कहीं पर सेकेंडरी सोर्स सिलिंड्रिकल या प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस नहीं करता, सेकेंडरी सोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस द स्फेरिकल वेव फ्रंट। और थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि इस सेकेंडरी वेव फ्रंट से, ठीक है, प्रोड्यूस होने वाली सेकेंडरी वेवलेट की जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इनका जो इन्वेलप बनेगा, इन्वेलप का मतलब इन पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो फिर से एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बना देगा, वहां से फिर से सेकेंडरी सोर्स बनेंगे, फिर से आगे लाइट वेव प्रोड्यूस। बच्चों, हाइगेंस जी का जो प्रिंसिपल था इसके बिहाफ पर इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाया, क्या इन्होंने एज्यूम्पशन किए, किस तरीके से इन्होंने समझाया, हम सब समझने वाले हैं। बच्चों, बेसिक तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मालूम है कि अगर कोई भी लाइट किसी शाइनिंग और स्मूथ सरफेस पर गिरती है, अगर ये लाइट रे है किसी शाइनिंग या स्मूथ सरफेस पर गिरती है तो ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस लौट जाती है। इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो बेसिक लॉ फॉलो होने चाहिए। पहला, इंसिडेंट एंगल, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अगला, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल मीन्स आई इज इक्वल टू आर। इसका मतलब अगर 30 डिग्री नॉर्मल से कोई लाइटें आती है तो 30 डिग्री पे ही चली जानी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम यहां पे बात करते हैं हाइगेंस जी ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये देखते हैं। तो हाइगेंस जी ने बताया कि अगर कोई एक प्लेन सरफेस है, कैसा सरफेस है बच्चों, प्लेन सरफेस है, ठीक है, और इन्होंने कहा और इस प्लेन सरफेस पर कोई एक वेव फ्रंट गिर रहा है, मान लीजिए ये एक वेव फ्रंट जो इस पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। बच्चों, क्योंकि इन्होंने वेव को वेव फ्रंट की तरह देखा था, इन्होंने कहा कि जो लाइट चलती है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट चलती है, ठीक है। मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट है, इसका मतलब जब इधर से लाइट आ रही थी तो यहाँ एक प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ एक प्लेन, यहाँ एक प्लेन, यहाँ एक प्लेन, ये इन्होंने बताया ना कि सारे वेव फ्रंट बनते जाते हैं और सेकेंडरी वेव्स चलती जाती हैं, तो इन्होंने माना कि ऐसे लाइट वेव आ रहे हैं। आपको पता है कि इनका जो एज्यूम्पशन था उसमें इन्होंने क्या माना था कि लाइट वेव्स आर ट्रेवलिंग परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। इसका मतलब लाइट वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है। अब इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल द पॉइंट एट द वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं, ऑल बिहेव्स लाइक सेकेंडरी सोर्स, ये कैसा बिहेव करते हैं, सेकेंडरी सोर्स तरह बिहेव करते हैं और सब अपनी वेवलेट बाहर निकालते हैं। अगर हम ये सपोज कर लें इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v है, ठीक है, और ये वेवफ्रंट है जिसका नाम AB है, तो B वेवफ्रंट से चलने वाली लाइट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंचने में अगर t टाइम लगता हो, यहां से जो लाइट निकलेगी सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहा, यहां से जो भी लाइट वेव निकलेगी
उसको इस प्लेन तक पहुंचने में मान लीजिए कितना टाइम लगता है, t टाइम। तो t टाइम में ये वेव यहां तक पहुंच गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सोचिए। इस पॉइंट को हम लोग a डैश कह दें जहां पे लाइट वेव पहुंची है, ठीक है। तो b से a डैश तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, t टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ba डैश, तो कितनी हो गई होगी, vt। कितनी हो गई होगी, vt। अब अगर यहां से हम एक आर्क लगा दें, यहां से हम एक क्या करें बच्चों, आर्क ऐसा खींचते हैं, यहां से ऐसे लिया, ऐसे खींच दिया, ठीक है। अब हमको ये सोचना चाहिए कि यहां से निकलने वाली लाइट वेव कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो इन्होंने कहा कि जब ये वेव फ्रंट था, इसका हर पार्टिकल एज ए सोर्स हीट कर रहा था, तो अगर हम देखें कि अगर B से चलने वाली जो वेवलेट थी वो A डैश पॉइंट तक पहुंच गई, तो A से चलने वाली वेवलेट कहां तक पहुंची होगी। तो भाई यहां से जब इसने सोर्स तरह बिहेव किया होगा तो चारों तरफ वेवलेट प्रोड्यूस की होंगी। तो अगर इस डायरेक्शन में देखें तो t टाइम में ये वेवलेट भी कुछ इस तरह से ऐसे कितनी डिस्टेंस पहुंची होंगी, vt डिस्टेंस, ठीक है। अब वो लाइट रे बनेगी कैसे जो यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो देखिए हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल ये कहता है टेंजेंट ड्रॉन ऑन द वेवलेट्स प्रोड्यूस अनदर वेव फ्रंट। तो यहाँ पे इन वेवलेट्स पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो टेंजेंट एक और वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये एक और वेव फ्रंट बन जाएगा। इन वेवलेट्स पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये एक और वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। अब इसका मतलब यहां वाली जो लाइट इंसिडेंट हुई थी A, उससे जो इस सोर्स से जो लाइट वेव निकली, मींस यहां से जो रिफ्लेक्टिंग वेव गई वो कुछ इस तरीके से गई होगी, ठीक है। अब फिर ये सब सोर्स तरह बिहेव करेंगे, फिर ये लाइट वेव प्रोड्यूस करेंगे और इस तरीके से लाइट आगे चली जाए। बच्चों हमको इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि यहां से ये I एंगल पे इंसिडेंट हुई थी लाइट वेव, यहां से नॉर्मल अगर हम ड्रा कर दें तो उससे ये आज पर चली गई, ठीक है। अब देखिए हमको दो लॉ प्रूव करने हैं। पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। दूसरा, I इज इक्वल टू R। तो देखिए बच्चों, अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे B डैश कह दें तो आपको एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि एंगल B और एंगल B डैश क्या होंगे, सेम होंगे। बच्चों अगर ये एंगल I है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए ये टोटल एंगल पूरा कितना बनना था, ये पूरा एंगल कितना था, 90। क्यों, क्योंकि वेव जो चलती है, जो लाइटें चलती है वो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ट्रेवल करती है, ये परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट ट्रेवल करती है, इसलिए एंगल क्या था, 90। अब सोचिए जब ये पूरा एंगल 90 था तो ये छोटा वाला एंगल कितना बचेगा, छोटा वाला, तो ये एंगल बचेगा हमारे पास 90 माइनस I। क्यों, पूरा 90, ये I चला गया तो क्या बचा, 90 माइनस I। जब ये 90 माइनस, अब देखिए नॉर्मल था तो ये नॉर्मल है, तो ये एंगल पूरा इस पे 90, तो ये नीचे वाला कितना बचेगा, ये 90 माइनस 90 माइनस I मीन्स ये बचेगा I। सेम ऐसे बच्चों अगर ये वेव फ्रंट था, इससे लाइट वेव निकली है, तो लाइट वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। इसका मतलब ये वाला एंगल पूरा क्या होगा, 90। जब ये एंगल R है और ये देखिए 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ऊपर में छोटा सा ये वाला, ये बचेगा 90 माइनस R। क्यों, क्योंकि टोटल 90 था, R चला गया तो बचा कितना, 90 माइनस R। अब देखिए जब ये 90 माइनस R, अब ये फिर परपेंडिकुलर है सरफेस पर, देखिए ये 90 डिग्री है, 90 माइनस I उधर चला गया तो नीचे कितना बचेगा, ये बचेगा 90 माइनस R से को घटा देंगे 90 में से, तो ये बचेगा R। इसका मतलब 90 माइनस 90 माइनस R करेंगे तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इस एंगल को हटा दें यहां से, क्योंकि इनकी हमको कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, हमको I इज इक्वल टू R प्रूव करना है। बच्चों इन ट्रायंगल
ए बी ए डैश, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एंड ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखिए तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश हो रहा है, क्यों भाई, दोनों एंगल सेम है, कितने हैं 90, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी से निकलने वाली वेवलेट कितनी डिस्टेंस गई थी, वीटी डिस्टेंस, उतने ही टाइम में हमने वीटी का आर्क लगा के यहां पे भी ये लेंथ ली थी, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी वीटी और ये भी वीटी, इसका मतलब बी ए डैश जो है वो ए बी डैश के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो वीटी के बराबर, ठीक है। और ए डैश साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, ए डैश क्या होगी, कॉमन, ठीक है। इससे हमको साफ साफ पता चल गया कि ट्रायंगल ए बी ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी ए डैश जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, ए डैश बी डैश से। इसका सीधा सा मतलब है I इज इक्वल टू आर हो जाएगा, मीन्स ये इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल बाई CP CT, ये किससे हो गया, बाई CP CT, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी ए डैश ए बी डैश ए डैश क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए, क्योंकि एक एंगल 90 था और दो साइड इक्वल हो गई। जब एक एंगल 90 हो दोनों में, एक एंगल, और दो साइड इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल आर सेम, दैट्स व्हाई I इज इक्वल टू हो गया हमारे पास R। बच्चों अब इसके बाद एक और ला हमें प्रूव करना था, क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। देखिए उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये वेव फ्रंट था तो ये इंसिडेंट रे, ये सरफेस था, इस पर ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो इस पर ये ऐसे गई, आर लाइज इन सेम प्लेन। देखिए ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ वेव फ्रंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट इज ऑलवेज सेम। देखो वेव फ्रंट का इंसिडेंट एंगल था आई और यहाँ पे वेव फ्रंट का रिफ्लेक्टेड, तो आई और आर सेम होने का मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ वेव फ्रंट टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट रिमेन्स सेम, ये भी हम कह सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट ये है कि अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर forms a 3 times magnified virtual image of an object. Find the distance of the object from the mirror. Okay. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है -12 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं इसके सामने जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एक वर्चुअल इमेज मिलती है, और वर्चुअल इमेज कितनी मिलती है, वो मिलती है 3 टाइम्स, मतलब बड़ी इमेज मिल रही है। तो वर्चुअल इमेज बड़ी कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट मिरर और फोकस के बीच में रखा हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसका मतलब है कि जो इसमें आंसर आएगा वो ऐसा आएगा कि जिसकी वैल्यू जो मिरर से डिस्टेंस निकालोगे तो फोकस से कम आनी चाहिए। ये तो एक आइडिया हो गया, क्योंकि उन्होंने पूछा ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, मतलब हमें यहाँ पे बच्चों यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो भाई आपको पता है कि जब वर्चुअल इमेज बनती है तो लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे लिखा जाता है, पॉजिटिव, और रियल इमेज में लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे लिखते हैं, निगेटिव लिखते हैं। अच्छा, और m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है माइनस का v/u, ये किसके लिए होता है, फॉर मिरर होता है ना बच्चों। तो यहां पे बात करो m की वैल्यू 3 रख दो तो क्या आएगा, -v/u या v इज इक्वल टू -3u,
v इक्वल टू कितना आ जाएगा -3u। अब हम बात करेंगे बच्चों फ्रॉम मिरर फार्मूला, ठीक है। तो मिरर फार्मूला से अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, सारी वैल्यू पुट कर दो। 1/f, f की वैल्यू कितनी है -12 सेंटीमीटर बराबर 1/v, तो v की वैल्यू क्या है भाई, तो v की वैल्यू हो गई -3u प्लस 1/u। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, क्या मिलेगा सॉल्व करने बताओ। इधर तो है माइनस का 1/12 बराबर 1, एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस का और प्लस का 3/u। क्या किया मैंने, देखो फिर से देख लो भाई, ये क्या था -1/12 इज इक्वल टू माइनस का 1/3u प्लस 1/u। तो एलसीएम ले लिया बच्चों, 3u नीचे आ गया तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ। इसका मतलब जब इसको सॉल्व करोगे तो -1/12 इक्वल टू आएगा 2/3u, या फिर u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो तो 3u इज इक्वल टू 2 × 12, वो भी कैसा माइनस इधर लगा लो, तो u बराबर क्या बचेगा 24/-3, या फिर u इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। So the value of u will be -8 centimeter. So object will be placed at -8 centimeter from the mirror. कॉन्केव मिरर से -8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखोगे तो -12 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ का अगर कॉन्केव मिरर है तो वो 3 टाइम्स वर्चुअल इमेज फॉर्म कर लेगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। ये बच्चों सीबीएसई बोर्ड 2023 में फिजिक्स का जो पेपर आया था उसमें क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट ये है कि ड्रा अ लेबल्ड रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर, राइट 2 लिमिटेशंस ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे बात करनी है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, थोड़ा सा उनका साइज इंक्रीज करके। मीन्स जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उनका विजन एंगल जो हमारी आंख पे बनता है, विजुअल एंगल, वो बहुत ही छोटा बनता है। इतना छोटा बनता है ना कि हमको मून देखने पर लगता है ये इतना छोटा सा है। तो उसको हम लोगों को अगर थोड़ा बड़ा करके देखना हो, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेलीस्कोप का बेसिक देखिए काम वही है, क्या, विजुअल एंगल को इंक्रीज करना। जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उनका विजुअल एंगल बहुत छोटा बनता है, तो उनको इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप का यूज करते हैं। डेली लाइफ में भी कई जगह पिकनिक स्पॉट वगैरह में भी टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। वहां पे क्या करते हैं, जो बहुत दूर कोई चीज है, जैसे मान लिया कोई बहुत दूर कोई बर्ड है या कुछ भी है, उसको दिखाना होता है, तो क्या करते हैं, टेलीस्कोप लगा के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो टेलीस्कोप लगाने से वो चीज़ क्या होती है, पास आती है। इसका आपने कभी कभी यूज किया होगा, जैसे आप होगा क्रिकेट वगैरह में कई लोग लेके जाते हैं, जब क्रिकेट देखने जाते हैं तो वो प्लेयर्स को पास से देखने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लेते हैं। बच्चों टेलीस्कोप का यहाँ पे बेसिक जो यूज है, कई सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको हम लोग टेलीस्कोप की हेल्प से थोड़ा सा बड़ा करके उसको देख लेते हैं और उसके बारे में जो भी स्टडी करनी हम कर सकते हैं। Means telescope is the device by which we can see distant objects like moon और many other planets। ठीक है, अच्छा अब बात ये आती है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस तरह से काम करता है, कैसा होता है, ये सब अब हम लोग जानते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है उसमें वो भी 2 कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है, 2 कॉन्वेक्स लेंस से। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, हमारे पास माइक्रोस्कोप में भी 2 कॉन्वेक्स लेंस होते थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। टेलीस्कोप में जो 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बड़ा रखते हैं, ठीक है। और हमको पता है कि इसकी हेल्प से हमको देखना किसको है, कहीं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कहीं है इनफाइनाइट पे, बहुत दूर,
इसको देखना है। ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव रख दिया है मैंने। ऑब्जेक्टिव का अपर्चर थोड़ा सा इसमें क्या रखते हैं, बड़ा रखते हैं, ठीक है। और आईपीस जो रखेंगे अभी उसका अपर्चर थोड़ा सा छोटा रखेंगे। होता क्या है कि आईपीस मान लीजिए आपने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो आईपीस का अपर्चर थोड़ा सा छोटा रखा जाता है। अब देखिए है क्या कि इससे कुछ लाइटें आएंगी, जैसे मान लीजिए कोई लाइटें यहाँ से आती है, ऐसे पास हो गई, ठीक है, कोई लाइटें ये आ रही थी हमारी, क्योंकि हमको पता है इनफाइनाइट से जो लाइटें आएंगी वो क्या आएंगी, पैरेलल लाइटें आएंगी। और इसने क्या किया कि कहीं यहाँ पे ऐसे मोड़ दिया और ये इसकी इमेज बन गई। तो ये इमेज किससे बन गई, ये ऑब्जेक्टिव से बन गई, ए डैश बी डैश। अब देखिए ये लाइटें आगे बढ़ेगी ऐसे, ये लाइटें आगे बढ़ेगी ऐसे, इन दोनों की हेल्प से यहाँ का इमेज हमको मिलने वाली है। होता क्या है कि ये जो इमेज मिलेगी उसको पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे, पता है ना, जब ये लाइटें ऐसे और ये ऐसे पड़ गई, अब देखिए क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ इससे थोड़ा सा एक ऐसे लाइटें ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही होगी, इसको पीछे की तरफ लाएंगे। अब कहीं भी यहाँ मान लीजिए इमेज हमारी बन जाती है, फाइनल इमेज हमारी बन गई, ठीक है, ये आके बन गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइटें उठाएंगे, मतलब यहाँ से देखेंगे ये लाइटें सपोज करो ऐसे बेंड हुई होगी, और ये वाली लाइटें कुछ ऐसे बेंड हुई होगी। कुछ ऐसे बेंड हुई होगी। ये हमें फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इसका मतलब पहली जो इमेज मिली ए डैश बी डैश वो ऑब्जेक्टिव से मिली है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट और ये उसकी इमेज, ठीक है, और ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर आईपीस की वजह से हमें ये इमेज मिलेगी जो कि हमको थोड़ा सा बड़ी होके दिख रही है। बच्चों इस सिचुएशन में विजुअल एंगल फॉर ऑब्जेक्ट इज दिस, अल्फा पे अल्फा क्या हो गया, विजुअल एंगल हो गया, किसका, ऑब्जेक्ट का। आई पीस से जो एंगल बनना है, हमने आंख अपनी यहां पे रखा होगा कहीं, ठीक है, तो आई पीस से जो हमारी आईज पे एंगल बनना है ये क्या है, बीटा है। ये एंगल क्या बनना है, बीटा बनना है, ठीक है, करेक्ट। तो जब ये एंगल अल्फा है तो देखिए ये वाला भी एंगल क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। और आपको पता है टेलीस्कोप में हम क्या करने जा रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर निकालने जा रहे हैं, और मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है बीटा अपान अल्फा। m इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपान अल्फा। तो हमको यहां पे बीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आपको डायग्राम से दिख रहा होगा कि बीटा इज इक्वल टू कितना है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा। किस में देखेंगे बेटा, इन ट्रायंगल ई ए डैश बी डैश, देखिए ई ए डैश बी डैश, इसमें अगर आप देखेंगे तो tan बीटा इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये आएगा आपके पास ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहां से अल्फा फाइंड करते हैं तो इन ट्रायंगल ओ ऑब्जेक्टिव है, इसको ओ से लिखेंगे, ओ ए डैश बी डैश अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश। अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू, तो बीटा अपान अल्फा मीन्स m इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा
ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई और अपान में अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है ये है, लेकिन क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ए डैश बी डैश नीचे आ जाएगा और ओ ए डैश ऊपर चला जाएगा। देखिए ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो रहे हैं, मीन्स एम इज इक्वल टू कितना आ गया ओ ए डैश अपान ए डैश ई। अब देखिए ये ओ ए डैश क्या है, ए डैश ई क्या है, तो देखिए आपको पता है कि इनफाइनाइट से जो लाइटें आती हैं वो फोकस पर इमेज बनाती हैं, मींस ये पहले लेंस के फोकल प्लेन में होगा, तो ये FO हो जाएगी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी FO। आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट पक्का है कि इसके फोकस के आगे रही होगी, फोकस के आगे थी तभी तो उसका वर्चुअल इमेज इसने बनाया, क्योंकि ए डैश बी डैश आई पीस के लिए क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ होगा फोकस के आगे रखा होता है, तो इमेज कहां बनती है वर्चुअल बनती है। इसका मतलब इस सिचुएशन में ए डैश बी डैश एफ ई के आगे होगा। जब ऐसा हुआ बच्चों तो इस डिस्टेंस को हमने अभी क्या मान रखा है यूई मान लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे एम की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, एम की वैल्यू मिल जाएगी ओ ए डैश, यहां से देखिए ओ ए डैश कितना है FO अपान ई ए डैश, तो देखिए ई ए डैश क्या है पीछे की साइड है, FO इसके लिए क्या था आगे साइड था, तो माइनस का यूई मींस M इज इक्वल टू मिल गया FO अपान माइनस का यूई। अब देखिए हम फिर वैसे ही दो स्पेशल केसेस करेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, when the final image is at least distance, अगर फाइनल इमेज कहां पे है लीस्ट डिस्टेंस पे है। देखिए जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे होगी इसका सीधा सा मतलब है कि फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस पर होगी तो d डिस्टेंस पर होगी, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे उस समय d ले लेंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में u बराबर क्या हो जाएगा ue फॉर आई पीस, किसके लिए लगाने जा रहे हैं u बराबर माइनस यूई, v इज इक्वल टू माइनस का d एंड तो फ्रॉम 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू वी हैव, और फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी f इज इक्वल टू एफ ई। सारी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो जैसे ही वैल्यू हम पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा हम देखते हैं यहां पे, हमें ये मिलेगा 1 अपान एफ ई इज इक्वल टू 1 अपान वी, वी की जगह क्या आ गया बच्चों माइनस डी, और माइनस 1 अपान माइनस का यूई, ठीक है। ये माइनस साइन यहां प्लस हो जाएगा, तो 1 अपान एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 अपान डी प्लस 1 अपान यूई। स्टूडेंट्स आपको यहां पे 1 अपान यूई की वैल्यू फाइंड करके रखना है। सो 1 अपान यूई इज इक्वल टू 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी। 1 अपान एफ ई अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 प्लस एफ ई अपान डी, ठीक है। ये 1 अपान यूई की वैल्यू आ गई। अब यहां पे पुट कर दीजिए 10 एम इज इक्वल टू क्या मिल रहा देखिए एफ ओ अपान यूई, तो 1 अपान यूई की जगह क्या आ गया अपान में एफ ई और 1 प्लस एफ ई अपान टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन द इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। इस समय लेंथ क्या होगी टेलीस्कोप की
ये होगी FO प्लस UE। ओके, नाउ केस 2, अब हम केस 2 की बात करेंगे। When image is at infinity, अगर ये मान लिया जाए कि फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है तो क्या होता है? देखिए, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तभी बन सकती है जब A डैश B डैश कहाँ हो, फोकस पे हो, आई पीस के। क्यों? क्योंकि जब A डैश B डैश I डैश के फोकस पे होगा तो बनने वाली इमेज कहाँ हो जाएगी, इन्फिनिटी पे हो जाएगी। इसका मतलब ये खिसका के पीछे ले आओ, तो जब ये यहां ले आओगे तो UE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सोचो। UE की वैल्यू उस समय कितनी हो जाएगी, FE हो जाएगी। उस समय UE की वैल्यू क्या हो जाएगी, FE हो जाएगी। इसका मतलब इस सिचुएशन में UE बराबर क्या हो जाएगा, FE के। तो इस समय हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी वो क्या आ जाएगी, देखिए यहां से, तो F इक्वल टू आ जाएगी माइनस का FO अपान FE। इसमें देखिए माइनस साइन छूट गया था जब वैल्यू पुट की थी, ठीक है। तो M इक्वल टू हो गया माइनस का FO अपान FE। और इस समय अगर मैं लेंथ निकालता हूं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो ये हमारे पास आता है इज इक्वल टू, कितनी आ जाएगी लेंथ, सोचिए इसकी। तो इसकी लेंथ क्या आएगी, तो FO और प्लस FE, तो उस समय आ जाएगी FO प्लस FE। दिस विल बी द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप।